हेलो फ्रेंड्स, अगले नेट की तैयारी के लिए हम लोग कुछ यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं आपको प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसको अभी मैं प्रेजेंट करूंगी। इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहने से आपको आसानी होगी। मैं साथ साथ थ्योरी भी दे रही हूँ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे क्वेश्चंस का, तो आप प्रैक्टिस हुआ रहने से एग्जाम आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन is a factor that explains social change in various ways. Which of the following will be considered as the most appropriate indicator in this regard? पहला है रिफ्लेक्शन, एसिमिलेशन एंड प्रोडक्शन। दूसरा है रिसर्च, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इन्वेस्टिगेशन, रिफ्लेक्शन एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन, एसिमिलेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि एजुकेशन कौन सा काम करता है। तो एजुकेशन क्या करता है, लोगों को अवेयर करता है सिस्टम से, एग्जिस्टिंग सिस्टम से, फिर सुपरस्टिशन को प्रिवेंट करता है, उनको एक्सटर्नल वैल्यूज उनमें इनकलकेट करता है एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज करता है। इसके अलावा एजुकेशन का क्या काम है, तो एजुकेशन इन्वेस्टिगेशन करता है, रिफ्लेक्शन करता है और एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है लोगों में। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल constraint in attaining universalization of primary education in India is related to caste consideration, regional politics, availability of teachers and financial allocation. इसमें क्या होता है कि जब भी यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा का सार्वभौमिक, प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिक करना, मतलब सबको शिक्षा मिले। एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए सरकार का राइट टू एजुकेशन के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो ये कॉन्स्टेंट ऑब्स्टेकल है, ये है रीजनल पॉलिटिक्स। रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो को प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन में कॉन्स्ट्रेंट या बाधक है। कास्ट कंसिडरेशन है, ये सब तो बाधाएं ये हो सकती हैं, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल लैंग्वेज को लेकर ये सारी चीजें बाधा के रूप में है, इसलिए हमेशा रीजनल पॉलिटिक्स को ही कारण बनाया जाता है। अगला है, for the purpose of community experience to students. स्टूडेंट्स को कम्युनिटी में एक्सपीरियंस हो, मतलब कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हो, काम करने का मौका मिले। इसके लिए which of the following will be most appropriate, क्योंकि कम्युनिटी के साथ बच्चों का इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स का, तो वो एक अच्छे सिविलियन बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए ये शिक्षा में इसका महत्व दिया गया है। तो इसका पहला ये ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपको करेक्ट कोड चुनना है, कोड नीचे दिया हुआ है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्किंग विद कम्युनिटी, पार्टिसिपेटिंग, ये सही है। पार्टिसिपेटिंग इन लेक्चर प्रोग्राम, कम्युनिटी लाइफ, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजिंग फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस विद रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी से इंटरेक्शन होने से कम्युनिटी से लोग नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर की बात हो जाती है। अरेंजिंग फिल्म शोज शोइंग द रियल कम्युनिटी लाइफ, फोकसिंग ऑन कम्युनिटी इंटरेस्ट एंड रेजिस्टिंग कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। अच्छा चलिए, अब इसमें देखते हैं कि फ्रीक्वेंट, अगर मान लीजिए कि हम कम्युनिटी वालों से मिल रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, फिर लेक्चर प्रोग्राम कम्युनिटी लाइफ पर दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस होगा। तो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से क्या होगा कि अगर रेस्पेक्टेड मेंबर्स सोसाइटी के, सॉरी मैंने पहले गलत बोला कि ऑर्गेनाइजिंग फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन का मतलब है कि बातचीत और उनके साथ मिलना जुलना और उन्हें बुलाना, जो रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको स्कूल में, ताकि बच्चों को
कम्युनिटी का एक्सपीरियंस हो सके। ये सही है। अरेंजिंग फिल्म शोइंग रियल कम्युनिटी लाइफ, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। फोकसिंग ऑन कम्युनिटी इंटरेस्ट, ये बच्चों के काम करना है। रजिस्टरिंग कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज वो भी नहीं, तो इसका आंसर होगा 2, जिसमें की ऑप्शन है A, B, C और D। ठीक है, तो इसमें ये हुआ और ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ा सा चूक होने से गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ये सेट दिया हुआ है 2, इसमें आप पहले ध्यान से देख लीजिए। सेट 1 को सेट 2 से मिलाना होगा। इसका कोड मुझे यहाँ पर लिखने में जगह नहीं मिली, तो मैं फिर अगले स्लाइड में डाली हूँ। तो क्या क्या है कॉन्सेप्ट? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज एंड सोशल इक्विटी। अब इन सबका आपको मैचिंग कराना है। ठीक है, मैं अगला स्लाइड दिखा, ये पहला ध्यान से पढ़ लो। इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन सोसाइटी, तीसरा है डिनोट्स हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग वेरियस ग्रुप्स, चौथा है स्टैंड फॉर क्लोज सिस्टम विथ लेस स्कोप ऑफ इंटरेक्शन विदिन and moving from one level to another level of higher class। तो इसमें क्या क्या है ऑप्शंस है, ये आप देखिए ध्यान से। ऑप्शंस देख लिया, इसका आंसर है 3। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ 3 आंसर को, फिर मैं वहां मिलाती हूँ क्या क्या 3 आंसर का ऑप्शन आप देख लेंगे। पहला का 4, दूसरा का 5, तीसरे का 2 और डी का है 1। अब हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। पीछे के स्लाइड पे फिर जा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, लेकिन इसको अगर आप लिख के करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। तो इसमें देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ए है, इसका ऑप्शन क्या है? स्टैंड्स फॉर क्लोज सिस्टम विथ लेस इंटरेक्शन विद स्ट्रैटिफिकेशन। क्या अलग अलग स्ट्रैटा बन गया, अलग अलग स्ट्रैटा में लोग हैं, तो वो सिस्टम क्लोज हो गया। एक स्ट्रैटा का लोग दूसरे से कम इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अलग अलग क्लास बन गया। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब हुआ। फिर दूसरा है सोशल मोबिलिटी, जो होता है मोबिलिटी में तो मूवमेंट होगा, इसलिए मूवमेंट का ये ऑप्शन है। ये मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर सिमिलर और हायर लेवल, इसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। एक ही लेवल में मूव किए या हायर लेवल में मूव करते हैं, इसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल चेंज क्या है? सोशल चेंज है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन सोसाइटी, पर समाज बदलेगा। उसके बाद सोशल इक्वलिटी, इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सोशल इक्वलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या हुआ? अलग अलग क्लास बन गया, अलग अलग स्ट्रैटम बना, उसमें वो सिस्टम मतलब उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं और वो क्लोज हैं, उनका आपस में हाई लेवल हो और लो लेवल पर जिसमें इंटरेक्शन कम होता है। सोशल मोबिलिटी, एक लेवल से दूसरे लेवल या हायर लेवल में जाना। सोशल चेंज क्या हुआ कि नॉलेज और स्किल में का विकास हुआ, इससे समाज में बदलाव आया। इट इज कॉल्ड सोशल चेंज। इस पर मैं एक आर्टिकल बना के दूंगी, आप उसको देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ 3, जो मैंने टिक किया था। फिर से कर दें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, which one of the following factor is associated with positive social change? Cultural inertia, fear of consequences, dogmatic outlook and striving for excellence। हम ये चारों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब फिर इसका आंसर हम बताएंगे। पहले एक एक
टर्म को हम जान जाएं कि क्या है। कल्चरल इनर्शिया क्या होता है, इसमें था ना पहला कल्चरल इनर्शिया, वो क्या है? कल्चरल इनर्शिया इज डिफाइंड एज द डिजायर टू अवॉइड कल्चरल चेंज। इसमें क्या है कि कल्चरल इनर्शिया मतलब होता है जड़ता, मतलब जो स्थिति में हम उसी स्थिति में पड़े रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम जड़ता कहते हैं। तो कल्चरल इनर्शिया का मतलब है सांस्कृतिक जड़ता। इसका मतलब कि कोई भी चेंज ना हो, जैसा है कल्चर वैसा ही रहे, और चेंज इन ट्रांजेक्टरीज और चेंज इन कल्चर और conversely desire cultural change one movement or change is already occurring। cultural inertia बताता है कि the groups resist change। जो कल्चरल ग्रुप है या जो कल्चर है ग्रुप का, उसमें वो ग्रुप कोई परिवर्तन नहीं चाहता, इसलिए इसे कल्चरल इनर्शिया कहते हैं। क्योंकि कोई भी बाहर का फोर्स चाहे पर अगर चाहे कि उसको बदल दें तो वो उसका प्रतिरोध करता है। जो ग्रुप प्रतिरोध करता है वो अपने कल्चर में चेंज नहीं लाना चाहता, इसे कल्चर इनर्शिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट था फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी सेड इफ यू एक्सपीरियंस एंटीफोबिया, मतलब कि यू हैव एन इंटरनल और परसिस्टेंट फियर, अंतर से डर लगा रहता है कि हम फेल कर जाएंगे, सफल नहीं होंगे। तो ये जो फेलियर है, फियर ऑफ फेलियर जो है, वो एक अनदर मूड डिसऑर्डर है, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर और ये मूड डिसऑर्डर जो क्या कॉज कर सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर कर सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर कर सकता है। तो ये क्या चीज है, इस तरह का डिसऑर्डर किससे होता है? ये फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस या फियर ऑफ फेलियर्स, असफल होने का जो डर होता है, उसके मूड में डिसऑर्डर होता है ना, चिंता होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर, और खाने में भी डिसऑर्डर, टेंशन होने से एसिडिटी बनती है और खाना खाना सारे डिसऑर्डर हो जाता है। अगला है पॉइंट डॉगमेटिक आउटलुक। डॉगमेटिक आउटलुक का क्या मतलब होता है, इसको भी मैंने लिख दिया है कि टू बी डॉगमेटिक इज टू फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स नो मैटर व्हाट। जो नियम चला रहा है उसको हम पालन करेंगे, ये है डॉगमा या डॉगमेटिक आउटलुक। ये रूल्स माइट बी रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और मेड अप ऑफ, बट डॉगमेटिक पीपल वुड नेवर लीव हर इन देयर बिलीफ, सो डोंट इवन थिंक ऑफ ट्राइंग देयर चेंज माइंड्स। मतलब जो भी नियम हो, रिलीजियस हो, फिलोसॉफिकल हो, किसी भी तरह का हो, तो डॉगमेटिक पीपल जो होते हैं डॉगमा, वो ये डॉगमा होता है जिसे वो बदल नहीं सकते, वो बिलीफ होता है उनका जिसको कि वो चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। फिर अगला है स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। इसका क्या मतलब है कि जब कोई एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करता है या आगे बढ़ता है तो क्या होता है, यू आर ऑलवेज लुकिंग एट वेयर यू आर एंड हाउ यू गेट ए लिटिल बिट बेटर। जब आप जहां हैं और उससे कुछ बेटर, कुछ अच्छा ऊपर अच्छे की ओर जाना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। तो नाउ अब क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे कि विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव सोशल चेंज। इसमें क्या होगा आप बताइए? इसमें होगा कि आप एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव सोशल चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी विल प्रमोट कास्ट लॉयल्टी। इसमें से कौन जो है वो कास्ट लॉयल्टी को प्रमोट करता है? सोशल सोसाइटी इन फ्लक्स। फ्लक्स में क्या होता है, जो फ्लक्स क्या है कि फ्लक्स नाउन है जो बोलता है कि कोई चीज जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सोसाइटी इन फ्लक्स का मतलब होता है कि इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट शुड बी डन। द सोसाइटी इन फ्लक्स का मतलब है कि कौन सोसाइटी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है, वहां अनिश्चितता का माहौल है, जहां पर ये पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए। कहते हैं कि कर्तव्य देने वाली स्थिति है, क्या किया जाए, उसे सोसाइटी इन फ्लक्स कहते हैं। अनश्योर, जब
कोई भी चीज की भी श्योरिटी नहीं होती, अनश्योर होते हैं, तो उसे हम सोसाइटी इन फ्लक्स कहते हैं। दूसरा है ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी क्या होता है कि वो ओपन सोसाइटी वैसी सोसाइटी हम करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी चेंज को अपनाने के लिए तैयार होती है। तो स्ट्रक्चर में चेंज, फ्रीडम ऑफ बिलीफ होता है, जहाँ ये फ्रीडम ऑफ बिलीफ होता है। ये वर्ड जो है सो सबसे पहले हेनरी बर्गसन ने कॉइन किया था। ये ओपन सोसाइटी जो वर्ड है वो हेनरी बर्गसन के द्वारा 1932 में कॉइन किया गया था। ये शब्द उन्होंने लाया था, और जहां पर इसका मतलब होता है कि सोसाइटी फ्लेक्सिबल है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, वहां चेंज के लिए लोग तैयार हैं। और क्लोज सोसाइटी इसके विपरीत होता है, जहां पर कि इंडिविजुअल्स रूल एंड फंक्शन कैन बी थियोरेटिकल नेवर बी चेंज। क्लोज सोसाइटी में किसी का रूल्स नहीं बदलता है, और वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसमें किसी भी चीज को चेंज होना मुश्किल होता है। ये मेरिट बेस्ड सोसाइटी, इसको हम मेरिटोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मेरिटोक्रेसी भी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी इसका मतलब होता है कि ये मेरिट बेस्ड सोसाइटी होती है, और इसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कि इकोनॉमिक गुड्स एंड पॉलिटिकल पावर आर वेस्टेड इन इंडिविजुअल पीपल। जिसमें क्या है कि लोग जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है वो व्यक्ति पर वेस्टेड, मतलब व्यक्ति को मिलता है, जो कि टैलेंटेड होते हैं, जो तेज होते हैं, टैलेंट के आधार पर मिलता है, ना कि वेल्थ या सोशल क्लास। कोई वेल्दी पीपल है या कोई जमींदार है उसको नहीं देते, बल्कि जो टैलेंटेड है, जो तेज है, उसको सोशल पावर या पॉलिटिकल पावर दिया जाता है। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी विल प्रमोट कास्ट लॉयल्टी। ये सवाल उठता है कि कौन सा होगा। तो कास्ट लॉयल्टी का हम जहाँ चेंज लाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा तो वहां पर कास्ट लॉयल्टी होता है। ठीक है, तो ये सोसाइटी होती है क्लोज सोसाइटी। आंसर है सी या नंबर 3, जो कि कास्ट लॉयल्टी को प्रमोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये फिर है कि सोशल रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन इज जस्टिफाइड। सामाजिक रेलिवेंस एजुकेशन का कब जस्टिफाइड होता है, किस कारण पर, किस वजह से। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कुछ कोड्स दिए हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें कोड चुनना है। एजुकेशन एज ए सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ एक्वायरिंग सोशल एंड टेक्निकल स्किल्स। Education as a factor for creative pursuits. Education as a job provider. Education as a context for emergence of wisdom. Education as basically an information giving process. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अब हम लोग देखते हैं। तो पहला तो होगा ही होगा, पहला क्या है, एजुकेशन एज ए सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ अक्वायरिंग सोशल एंड टेक्निकल स्किल्स। ये भी सही है, सारे स्किल्स हमें एजुकेशन से मिलते हैं, टेक्निकल हो या सोशल। एजुकेशन एज ए फैक्टर फॉर क्रिएटिव परस्यूट्स। ठीक है, एजुकेशन एज ए जॉब प्रोवाइडर नहीं, एजुकेशन एज ए कॉन्टेक्स्ट फॉर द इमर्जेंस ऑफ विजडम। तो ये चारों हमारा किसमें मिल रहा है, सेकेंड में। तो हमारा आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एज ए न्यू, थोड़ा जल्दी करेंगे, एज ए न्यू डिसिप्लिन एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज डेवलप्ड ओइंग मेनली टू द इंटरैक्टिव रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग: फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल प्रोसेस, behavioral science, educational processes and various methods of inquiry in psychology, psychology, anthropology and clinical methods, psychology, sociology and experimental method। नहीं,
साइकोलॉजी जो है वो हमें बिहेवियरल साइंस, एजुकेशनल प्रोसेस और वेरियस मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी से जोड़ता है या उससे जुड़ा हुआ है। तो उसका इंटरैक्टिव रिलेशन ये बिहेवियरल साइंस, एजुकेशनल प्रोसेस एंड इंक्वायरी इनटू साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज of development child shows attainment of concept of reversibility as a cognitive capacity। रिवर्सिबिलिटी as a cognitive capacity को हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक समय होता है कि जब बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि अगर किसी बॉल को फ्लैट कर दिया गया तो वो वापस फिर बॉल बन सकता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता वो तो उस एज के बाद वो फिर अगले जब स्टेज में जाता है तो वो ये समझने लगता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो 0 से 2 इयर्स का समय होता है जिसमें कि बच्चा केवल अपने संवेदना और सेंस ऑर्गन से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानेंद्रियों से ही उसे रस, गंध, अनुभव और ध्वनि और स्पर्श। इस समय बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, इस स्टेज में। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसमें बच्चा क्या होता है कि स्वकेंद्रित नहीं होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, खेल, अनुकरण, भाषा के माध्यम से सीखता है और निर्जीव सजीव समझता है। लेकिन ये चीज जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो इसे इस स्टेज में आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो क्या करता है कि विद्यालय जाता है, वस्तु और घटना को समझता है और क्या करता है कि उसको ये समझ में आता है कि कोई चीज अगर उसका शेप बदल गया तो वो रिवर्स हो सकता है। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जब होता है उसमें वो तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और वास्तविक में अंतर करने लगता है। तो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका आंसर। ये मैंने डिटेल डाल दिया था, ये आप जब देखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन सम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है कि there appears change in the size of the person, there is a change manifest in the personal relationship of the individual, the bodily organization and various organs of person show change in proportion, the thinking of person changes, there occurs disappearance in the old features of persons, there is perceptible change in attitude of the person, there develop acquisition of new features, the language of the person undergoes a change। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि क्या क्या होता है जब डेवलपमेंट वेरियस स्टेज में होता है। तो पहला क्या है कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो है कि देयर अपीयर्स चेंज इन द साइज ऑफ पर्सन, ये तो होता है जब डेवलपमेंट होता है वेरियस स्टेज में तब। दूसरा होता है देयर इज चेंज मैनिफेस्ट, रिलेशनशिप का नहीं है, द बॉडी का ही बॉडीली ऑर्गेनाइजेशन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द पर्सन शो चेंज इन प्रोपोर्शन, ये भी ठीक है। फिर है द थिंकिंग ऑफ द पर्सन चेंजेस, वो तो दिखता नहीं है, देयर अकर्स डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स ऑफ पर्सन, ये भी ठीक है। और क्या है देयर इज परसेप्टिबल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, ये नहीं है। हमको डेवलपमेंट का चेंज देखना है ड्यूरिंग देयर डेवलप्स एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। ठीक है। और लैंग्वेज, तो हम क्या क्या चीज छोड़ो, लैंग्वेज, एटीट्यूड और थिंकिंग, और फिर रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये डेवलपमेंट के समय हम जो बॉडी में और फीचर्स में और उसके साइड में जो चेंज आता है उसी को देख रहे हैं। तो इसका आंसर है सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement indicate the features of social development। पहला था ड्यूरिंग एडोलेसेंस और उसमें क्या था डेवलपमेंट हार्मोन। तो हम सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंस पीरियड में देखते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। द एडोलेसेंट्स डेवलप a norm for evaluation of one's own conduct।
दूसरा, देयर इज मैनिफेस्ट ए कैपेसिटी फॉर बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इन एडोलेसेंस। तीसरा है, देयर इज एक्सपेंशन इन द वोकेबुलरी ऑफ द एडोलेसेंट। चौथा है, द एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज शोज टेंडेंसी फॉर हीरो वर्शिप। द एडोलेसेंट आर यूजुअली moody formation of clique takes place during adolescence। तो हमको इसमें से देखना है कि सोशल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो इसको तो हम देखेंगे। पहले हम इसमें एक वर्ड आया है क्लिक। इसका क्या मतलब? क्लिक है कि इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लिक, मतलब स्मॉल ग्रुप। क्लिक का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिसका कि सेम इंटरेस्ट हो। ऐसे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों का एक ग्रुप जिसमें कि दूसरे किसी पीपल को, बाहरी आदमी को ज्वाइन नहीं करता। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि सेम एज के ग्रुप के, सेम टेस्ट के ग्रुप में, टेस्ट के पर्सन एक ग्रुप में होते हैं और कोई और इसमें लोगों को अलाउ नहीं करते हैं या दे डोंट वांट दैट अदर पीपल ज्वाइन देयर ग्रुप। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि पहला है एडोलेसेंट में क्या है, सोशल के लिए इवैल्यूएशन ऑफ हिज ओन कंडक्ट पहला है। फिर है देयर इज मैनिफेस्ट कैपेसिटी फॉर, ये नहीं है, सोशल में नहीं आ रहा है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट तो पर्सनल हो जाता है। देयर इज एक्सपेंशन इन द वोकैबुलरी, ये भी पर्सनल है। द एडोलेसेंट गर्ल और बॉय यूजुअली शोज टेंडेंसी, यहाँ पे सोशल आ गया। हीरो वर्शिप करता है, कोई भी सिनेमा का हीरो हुआ या कोई भी देश में वैसा काम करने वाला, उसका वर्शिप या उसकी नकल करते हैं। और यूजुअली मोदी, ये भी पर्सनल हो गया। हमें सोशल देखना है तो फॉर्मेशन ऑफ ये हो गया कि क्लिक बनाते हैं अपने जैसे मूड वाले, अपने जैसे टेस्ट वाले लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और जिसमें ये नहीं चाहते कि और कोई दूसरा करे। तो सोशल रिलेटेड हो गया कि हीरो वर्शिप, अपना क्लिक जो ग्रुप बनाए और अपने कंडक्ट और नाम को इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि उनका कंडक्ट जो है वो समाज से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following types of intelligence reaches an optimal development ceiling? Optimal development ceiling कौन सा इंटेलिजेंस ले जाता है? तो इसमें आंसर है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। पहले मैंने आंसर बता दिया लेकिन फिर हम लोग एक एक करके सभी इंटेलिजेंस को समझ लेंगे। इसका आंसर होगा क्योंकि ऑप्टिमल डेवलपमेंट सीलिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो ज्ञान से संबंधित होगा, इसलिए इसे अधिगम से रिलेटेड इंटेलिजेंस हुआ। अब हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को एक करके संक्षेप में समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसको हम EQ भी कहते हैं, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वेज टू रिलीव स्ट्रेस, कम्युनिकेट effectively, empathize with others and overcome challenges and diffuse conflict। देखो इसको सिंपल शब्द में समझते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ कि इसमें क्या है कि एबिलिटी डेवलप होता है अंडरस्टैंड करने का, यूज करने का और मैनेज करने का। आप अपने इमोशंस से दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को हर्ट किया तो IQ जब आपका डेवलप हो जाता है तो आप अपनी को उस सिचुएशन में डालते हैं जिसको आपने हर्ट किया, उसके सिचुएशन में खुद जाकर सोचते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या कैसे रिएक्ट करते या आपको कैसा लगता, देन आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये कहता है, इसे कहा जाता है इमोशनल क्वोशंट, EQ डेवलपमेंट। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है? सोशल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू नो वनसेल्फ और टू नो अदर्स। अब सोसाइटी में रहते हैं, समाज के दूसरे लोगों को जानना, खुद को जानना और अगले अन्य लोगों को जानना। सोशल इंटेलिजेंस डेवलप्स फ्रॉम एक्सपीरियंस विथ पीपल। जब आप लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं या उनके साथ सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों के सक्सेस और फेलियर से आप सीखते हैं। जिस सोशल सेटिंग में आप रहते हैं वहां के लोगों का सक्सेस भी आपको इंस्पायर करता है, उनके फेलियर से भी आप लर्निंग करते हैं। इट इज मोर कॉमनली रेफर्ड एज टैक्ट और कॉमन सेंस और स्ट्रेट स्मार्ट। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, क्या करना है, ये समाज में ही रहकर आप सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो इसे हम कहते हैं टैक्टफुली रहना या कॉमन सेंस का यूज करना या स्ट्रेट स्मार्ट, मतलब लोगों के साथ जब बाहर रहते। Cognitive intelligence as well as being a part of artificial intelligence is an area that mainly covers the technology and tools that allow our apps, websites, bots
ये तो हो गया एआई का बात। और कॉग्निटिव मतलब क्या, लर्निंग से जो भी आपका इंटेलिजेंस होता है तो उससे क्या होता है कि आपका विकास होता है। तो एज फॉर एआई फॉर इट्स पार्ट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये तो हो गया आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जब आपको जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको ज्ञान होता है तो आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होते जाता है। जैसे जैसे आप लर्निंग करते हैं, लर्निंग से आपका बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है। तो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मतलब हुआ, यहाँ पर हम यहाँ इसको लिखेंगे, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो है वो आपका कॉग्निटिव में बिहेवियर चेंज होता है, आपका मॉडिफाई होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। और आप एक अच्छे मॉडिफिकेशन में आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमेशा जो कॉग्निशन होता है वो आपको कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पोजेस अ सोशली रेलेवेंट पर्पस इन लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड हैविंग हाई डिग्री ऑफ कंसर्न, कंपैशन एंड कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, कहते हैं 3 तरह का इंटेलिजेंस होता है। तो एक तो इंटेलिजेंस हुआ जो कि आपका पढ़ाई लिखाई और ज्ञान से संबंधित है। दूसरा है EQ, जो कि आप दूसरे के संवेग को या दूसरे के इमोशंस को समझते हैं और उन्हें आप उस जगह पे खुद को रखकर आप देखते हैं तो क्या होता है कि आपका बिहेवियर बदल जाता है। और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या हुआ कि आपकी एबिलिटी जो है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में एबिलिटी टू लर्न, ability to learn, reason, solve problem, ये सब कैपेसिटी होती है। रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम और जजमेंट जो आप करते हैं वो साउंड जजमेंट करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डिजिटल एज में हो गया, रोबोटिक्स और मशीन्स को लेकर। लेकिन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, जब आप रीजन, एबिलिटी टू लर्न, रीजन, विद जजमेंट, ये सारी चीजें जब आप में आती हैं तभी गलत का परख होता है। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि सोशली रेलेवेंट पर्पस इन लाइफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप खुद से हटकर दूसरे के लिए सोचते हैं। जब सेल्फ से हटकर दूसरे के लिए, हैविंग हाई डिग्री ऑफ कंसाइन एंड कंपैशन होता है, दूसरे के लिए आप काम करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए जब आप काम करते हैं तो आपने ये, जैसे महात्मा गांधी में था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कंपैशन और कमिटमेंट किस चीज के लिए, तो मानवता के लिए जब आप काम करने लगते हैं, ह्यूमन वैल्यूज के लिए काम करते हैं तो उसे हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर हो रहा था यहाँ, कि इंटेलिजेंस रीचेज द ऑप्टिमल डेवलपमेंट सीलिंग। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसमें कि हम लर्निंग, जजमेंट देना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सेट को मैच कराना है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, डेनियल गोल्डमैन, ये इसमें मैच नहीं कराया गया है, आपको करना है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है ये आपको देखना है। तो पहले इसका ऑप्शंस दिया है, पहले हम इसके बारे में जान लें। हायरार्की थ्योरी जो है ये मीन्स स्टडीइंग द इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द होल स्ट्रक्चर। हायरार्की थ्योरी जो है वो हायरार्किकल लेवल्स को बतलाती है। और साइकोलॉजिस्ट लुइस थर्स्टन का थ्योरी जो है उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस का डिफरेंट थ्योरी, जिसमें कि थर्स्टन ने 9 फैक्टर्स पे फोकस किया था और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है ये 9 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है स्पेशियल फैक्टर, जिसमें कि शेप्स को हम विजुअलाइज करते हैं कि कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है,
या ये शेप्स का। वर्बल में है कि कंसर्न विद कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्बल आइडियाज, जो भी कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं वर्बल आइडियाज जो वर्ड्स के से होते हैं उनके बारे में जब हम सोचते हैं। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर में है कि सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू, किसी भी सब्जेक्ट किसी को कोई वर्ड के बारे में या किसी के बारे में वर्ड का मीनिंग, वर्ड से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन करने का इंटेलिजेंस। मेमोरी फैक्टर में एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली, कोई जल्दी से याद कर लेने का पावर। इंडक्टिव रीजनिंग में है कि एबिलिटी टू ड्रॉ इंफरेंसेस, एक केस को देखकर उससे इंफरेंस निकालना। परसेप्चुअल पावर क्या है? एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखकर उसको परसीव करना कि किस तरह से वो उसका। परसेप्चुअल फैक्टर में कोई होता है कि परसीव करता है ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि यूज ऑफ जनरलाइज्ड रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट जनरलाइज्ड है उसका एक एक केस में अप्लाई करके देखना। कोई जैसे एक जनरल रिजल्ट बता दिया गया कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, अब ये जनरल है तो अब एक एक प्लैनेट को लेकर उसके बारे में बताना, जिसमें इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। ये सब इंटेलिजेंस के फैक्टर हैं, हर किसी में अलग अलग होता है, कोई फैक्टर ज्यादा डेवलप होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। फिर अगला है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। इसमें क्या है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 3 कोर कंपोनेंट्स। गिलबर्ट का था ये, डायमेंशंस, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर नोन एज डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में गिलबर्ट ने बताया था ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। तो ये गिलबर्ट के नाम से एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑप्शन दिया ही हुआ है। इसमें क्या है कि ये डायमेंशंस क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, लर्नर के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को। इमोशनल इंटेलिजेंस अभी हमने पढ़ा कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज और मैनेज आवर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वे टू रिलीव स्ट्रेस और एम्पैथाइज करना अगले के साथ, दूसरे के साथ, तो उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये चीज को हमें जोड़ना था, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं ताकि आप इसको कर सकें। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसका आंसर है दो फैक्टर थ्योरी गिलबर्ट के साथ है। मैं यहाँ पर करती हूँ गिलबर्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दूसरा का है एक मिनट, हायरार्किकल स्ट्रक्चरल थ्योरी है लर्निंग का। एक चला गया, एक मिनट में उसको वापस लाती हूँ और इसको पेन को भी लाती हूँ तभी तो कर पाऊंगी। दूसरा है हायरार्किकल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वर्णन का, वर्णन में दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया हुआ है। बर्ट का नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, मैं अब ठीक कर रही हूँ, एक गलत हो गया तो उससे सारा गलत हो रहा था। Answer is 1. So group factor theory is given by
Answer is 1. First let me match it now. I am matching it. पहला का है ये बर्ड, दूसरा का है वर्णन, हायरार्किकल गवर्नेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इज गिलफर्ड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गोल्डमैन। इस चारों का ये अलग से हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। Which of the following laws or principles of learning of Thorndike anticipated the classical conditioning paradigm of Pavlov? Law of exercise, law of effect, principle of prepotency of elements, principle of associative shifting। ठीक है, तो ये चीज जो है उसमें हमें पावलोव का किस स्टोरी से जुड़ा हुआ है। तो ये है आंसर, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, उसको हम एक एक करके देख के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो पावलोव का द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस whereby a response may shift from one stimulus to another, a process called fading. Being a gradual change in stimulus is also associative shifting। ये पावलोव का था कि क्या हो रहा था कि उसको जब एक वन स्टिमुलस से अनदर, पहले फूल और घंटी तब सलीवा बनता था, उसके बाद क्या हुआ, घंटी बनने से ही सलीवा बनने लगा, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। उसके लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, ये थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल में दिया हुआ, जिसमें कि बिहेवियरल कंडीशनिंग में बोलता है कि जो रिस्पॉन्स अच्छा रिजल्ट लाता है, पॉजिटिव रिजल्ट लाता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो बार बार होता है बनिस्बत के उस रिस्पॉन्स के, उस सिचुएशन के जिसमें कि नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो बार बार होता है, जिसमें रिवार्ड मिलता है, जिसमें पनिशमेंट मिलता है, वो एक्शन कम हो जाता है। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज वो बताता है कि एस्टैब्लिश थ्रू फ्रीक्वेंट कनेक्शन ऑफ स्टिमुलस, उसमें कहना था कि इस लॉ और प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि लर्निंग ज्यादा होता है, ये सब जगह लागू नहीं होता हर केस में। तीसरा है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, वो बताता है कि पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड मोर टू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम और स्टिमुलस सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड लेस टू इररिलेवेंट। जो ज्यादा जरूरी है लोग उस पर ध्यान देते हैं, जैसे कि शेप को देखना है किसी चीज का, तो पहले लोग उसके साइड्स और साइज को देखते हैं, ना कि उसके रंग और डिजाइन को देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। पावलोव का एसोसिएटिव शिफ्टिंग पे जुड़ा हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रोसीजर यूसीएस जो है वो प्रेजेंट। ये तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में UCS unconditioned stimulus is presented after termination of conditioned stimulus। तो ये किस केस में होता है, तो इसका आंसर है ट्रेस कंडीशनिंग। पहले आंसर हम यहाँ पर टिक कर लें, ट्रेस कंडीशनिंग, उसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों तरह की कंडीशनिंग होते क्या हैं। तो पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि एजेंट दैट लीड्स टू ए रिस्पॉन्स विदाउट ट्रेनिंग। कोई बिना ट्रेनिंग का कोई रिस्पॉन्स जो होता है उसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। और न्यूट्रल स्टिमुलस वह स्टिमुलस होता है विच इनिशियली प्रोड्यूसेस नो स्पेसिफिक, शुरू में कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं देता अदर देन फोकसिंग अटेंशन। इन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, व्हेन यूज्ड टुगेदर विद एन
UCS, unconditioned stimulus, and neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. जब दोनों को मिलाया जाता है UCS and NS तो ये conditioned stimulus बन जाता है. इसका एग्जाम्पल है neutral stimulus. साउंड, बेल साउंड जो कुत्ते के केस में था कि साउंड के साथ उसे खाना मिलता था. तो when it is initially presented केवल बेल का साउंड, it was the neutral stimulus वो था, has no effect on the behavior. घंटी बजने से जैसे ही ये रिपीट ये पेयर हो गया unconditioned stimulus खाना के साथ, it will begin to cause same response as the UCS. ठीक है. फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या है? जब न्यूट्रल स्टिमुलस appears just before and during the presentation of unconditioned stimulus, इसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं. कंडीशनिंग को फॉरवर्ड कर रहा है कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस आ गया जो कि साउंड था, बेल साउंड, जो कि खाने के ठीक पहले पहुंच गया. बैकवर्ड कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स presentation of neutral stimulus after the UCS, usually result in पहले खाना मिल गया, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ सॉन्ग आफ्टर द UCS. जब खाना मिलने के बाद घंटी बजने से उसका कोई लर्निंग पर असर नहीं होता है. So there is also simultaneous conditioning, that is when the bell and food are brought at the same time. ये इसको हम कहते हैं simultaneous conditioning, जब खाना और बेल एक साथ होता है. और trace conditioning तब होता है जब कि बेल का साउंड आता है और जाता है फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में एंड बिफोर द मील वाज डिलीवर्ड. कि ट्रैश कंडीशनिंग में कि बेल का साउंड आया गया फिक्स्ड अमाउंट, एक बार बेल बजा फिर खाना आया, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और खाना उसको डिलीवर हुआ. दीज आर बोथ पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. So that's all for today. Thank you.